मुझे तो आप जानते ही होंगे, मैं आपका होस्ट। तो आपको पता है मैं जब भी लाइव आता हूँ तो मेरे साथ कोई ना कोई मेरा स्पेशल गेस्ट मौजूद होते हैं। तो आज मेरे साथ है मीरा फातिमा पीस वाली, और इनका मज़ीद तो मुझे इनके बारे में नहीं पता, इतना पता है कि रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट 2 मंथ बूट कैम्प बैच 11 की पार्टिसिपेंट है। सो मज़ीद इनके बारे में इस इंटरव्यू में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अस्सलाम वालेकुम मीरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे जितना आपके बारे में पता था मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया। मज़ीद आप आपका इंट्रोडक्शन करवा दें मुझे और मेरे व्यूअर्स को, क्योंकि हम आपके आपके बारे में बेहतर जान सकें। Assalamu alaikum everyone. My name is Meerab and I'm a student in Teaching Training Institute Online Academy at Rehan Wala School and I'm 18 years old. अच्छा, सो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे ये बताएँ कि आपको रेहान स्कूल का पता कैसे चला और कहाँ से चला और आपने एडमिशन कैसे लिया? मुझे मेरी खाला के ज़रिए से पता चला था। खाला को इंटरेस्ट था, तो उन्होंने मुझे बताया इस तरह रेहान स्कूल के बारे में कि एक स्कूल है, वो आपको प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सिखाते हैं और एआई के बारे में भी सिखाते हैं, तो मैं एक बार ट्राई करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करती हूँ ट्राई। खाला ने एडमिशन करवाया। तो पहले तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं काफ़ी डरी हुई थी कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने सारे रेहान के 1-2 इंटरव्यू भी देखे थे और कुछ वीडियोज़ भी देखी थी रेहान स्कूल से रिलेटेड। तो मुझे लगा शायद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, पर जब मैं अंदर आई तो मुझे मतलब बहुत मज़ा आया, मुझे हर चीज़ समझ में आने लग गई। टीचर जो हमारी हैं, टीचर मरियम, वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो मुझे लगा कि मुझे फिर उस वक़्त थोड़ी तसल्ली है कि हाँ, मैं कर लूँगी और अभी सब टास्क ठीक चल रहे हैं मेरे। अच्छा, मीन्स कि आपकी खाला ने आपको बताया फिर आपने रेहान स्कूल जॉइन किया। सो तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा, अब तक रेहान स्कूल में आपने क्या-क्या सीखा और कौन-कौन से टूल एक्सप्लोर कर दिए हैं एआई के? जी? आपने अब तक रेहान स्कूल में क्या-क्या सीखा है? सो कौन-कौन से एआई टूल एक्सप्लोर किए हैं अभी तक? अभी तक तो काफ़ी टूल्स एक्सप्लोर कर लिए हैं। चैटजीपीटी से काफ़ी दोस्ती कर ली है, परप्लेक्सिटी से, कोपायलट से, इसके अलावा और बहुत सारे टूल्स हैं जो सीखे हैं, समझ में आ गई है। कोड पेन, क्लाउड एआई, कोड पेन पे तो मैं आसानी से अब फ़ौरन अपने टास्क कर लेती हूँ। इसी तरीके से एक और कैनवा, कैनवा पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है। कैनवा से रिलेटेड और जितने 1-2 एडिटिंग ऐप्स हैं, वो भी मैंने किए, तो वो बहुत अच्छे से हो गया। बहुत मज़ा आता है हर टास्क को करने में। अच्छा, ये सारे जितने भी आपने नाम बताए टूल के, तो ये आप पहले भी यूज़ करती थी या रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद? चैट जीपीटी के अलावा मेरे ख़्याल से मैंने और कोई टूल नहीं यूज़ किया। पहले? मैंने यहाँ पे आके सारे टूल्स यूज़ करने शुरू किए। अच्छा, आप मुझे बताएँ, आपने चैटजीपीटी का पहले भी यूज़ किया है और आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, मुझे बताएँ। हमारे यहाँ स्कूल में चैटजीपीटी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको चैटजीपीटी कैसा लगता है? चैटजीपीटी के बेनिफिट बताएँ, क्योंकि मेरा तो चैटजीपीटी फेवरेट टीचर है। सो आपके लिए चैटजीपीटी क्या है? तो आप मुझे बताएँ। ऐसे ही है, चैट जीपीटी ना सिर्फ एक टीचर है बल्कि बहुत अच्छा फ्रेंड भी है। वो आपको हर चीज़ बिल्कुल आपके फ्रेंड की तरह गाइड करता है, आपको बताता है कि आप कहाँ पर आपको चेंज करने की ज़रूरत है, आप किस तरीके से आगे जा सकते हो और क्या-क्या चीज़ें आपको आगे जाने में हेल्प आउट कर सकती हैं। बहुत मतलब चैट जीपीटी के साथ बहुत मज़ा आता है, आप उसके साथ जितनी देर भी बात करो आप बोर नहीं होते हो और वो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में, तो जिन चीज़ों की नॉलेज नहीं है आपके पास, उन चीज़ों की नॉलेज आपके पास आती है। तो चैट जीपीटी बहुत हेल्पफुल चीज़ है। अच्छा, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, आपने इतने सारे चीज़ें सीख ली, तो आपका अब तक का फेवरेट टास्क कौन था रेहान स्कूल में, जिसको आपको लगता है मैं आगे जाके इसको कंटिन्यू करूँगी और इसमें एक्सपर्ट बनूँगी? आई थिंक एडिटिंग वगैरह, एडिटिंग, डिज़ाइनिंग वगैरह, जैसे हम कैनवा पोस्ट रेडी करते हैं, फेसलेस वीडियोस रेडी करते हैं, तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग टास्क लगा और मैं इसमें कोशिश कर रही हूँ कि मैं अभी तो नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता मैं इसमें इम्प्रूवमेंट लाऊँ और मैं इसमें आगे जाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये वाला टास्क। अच्छा, आपको डिज़ाइनिंग ज़्यादा अच्छी लगती है और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग। सो ओके, थैंक यू। मुझे भी लाइक इतनी अच्छी नहीं लगती, बट मुझे पहले कोई भी टास्क ईज़ी नहीं लगता था। मैं भी आपकी तरह था, नहीं जॉइन करता था। आपको पता ही है मेरा भाई जो यहाँ दौलत एजुकेशन वाला है वो प्रिंसिपल है।
तो मैं भी ज्वाइन नहीं करता था। मैं भी अब सारे टास्क करता हूँ। अभी मैं कोडिंग बुक 6 कर रहा हूँ, 2 कर रहा हूँ, आई थिंक उसका नाम पहले 6 था, अब 2 हो गया। ओके। उसमें लाइक बाकी ये हमारे जितने भी सोशल मीडिया हम बनाते हैं, चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं। तो ये सारे कैनन बनाना सिखाते हैं, तो ये सीख रहा हूँ। तो अभी वो मेरा फेवरेट टास्क बन गया, मुझे समझ नहीं आती, बट मेरा एक दौलत भाई का ड्रीम था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे जैसे मैं टेलर्स वाला हूँ, तो हमारे सारे टेलर्स वहाँ पे आके इकट्ठे एक मार्केट बने हमारी खुद की ऑनलाइन, हम वहाँ के काम करें, वहाँ पे कस्टमर भी हो और क्या कहते हैं बायर भी हो। तो तो इस वजह से मुझे सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट टास्क अभी कोडिंग बन गया। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके ड्रीम्स क्या है और यहाँ स्कूल में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरे ड्रीम्स, मुझे डिज़ाइनिंग में, क्राफ्टिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो मैं मे बी आगे एक डिज़ाइनर बनूँ। डिज़ाइनर में भी आगे काफ़ी फ़ील्ड है, ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, इंटीरियर डिज़ाइनर और फ़ैशन डिज़ाइनर। सो अभी देखते हैं आगे किस फ़ील्ड में जाते हैं। बट अभी जहाँ तक मैंने काम किया है तो मुझे मतलब ग्राफ़िक में काफ़ी इंटरेस्ट है। कोडिंग कोडिंग टास्क भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, अच्छा, आप अभी एक्सप्लोर करिए मेरी तरह कि आपको आगे जाके किसमें इंटरेस्ट हो तो आप वो चीज़ फील्ड चूज़ करेंगी। ओके, थैंक यस। यू। आपको कोडिंग में भी इंटरेस्ट है, तो मुझे पता है पहले कोडिंग कितनी डिफ़िकल्ट थी। आप मैं भी मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी ऐसे बना सकें जैसे फंक्शनल क्लोन या व्हाट्सएप वगैरह के अभी बना रहे हैं एआई की मदद से। क्या आपको लगता है एआई के आने से वजह से हम ईज़िली कुछ भी सीख सकते हैं? बहुत इजीली, बहुत इजीली। पहले सब मतलब स्टार्टिंग में सब समझते थे कि ये हमारा दुश्मन आ गया, इसने हमारी जॉब्स ले ली हैं, ये कर लिया, वो कर लिया। बट अगर हम डीप डाउन देखें तो इसने हमें सिखाया कि हमने एक ही पटरी पे नहीं रुकना, हमने एक ही जगह पे रुकना नहीं है, हमने आगे बढ़ना है। लाइफ में हमें मुसलसल सीखते रहने की ज़रूरत है। और एआई के ज़रिए हुआ कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हमें लगता था कभी कि नहीं ये तो नहीं कर सकते, ये तो नामुमकिन सी बात है, अब वो भी हम कर सकते हैं बहुत इजीली। तो मुझे लगता है एआई बहुत हेल्पफुल है आज के टाइम पे। वो टास्क, वो चीज़ें जो हमें लगता था कि हम कभी कर ही नहीं पाएंगे, ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है, बट वो भी हम अब कर लेते हैं। अच्छा, आपने क्या ये से बहुत कुछ सीख सकते हैं, एआई हमें रिप्लेस नहीं करता? क्या वाक़ई में वो आपने बहुत सी टेडक्स देखी होगी, बहुत सी वीडियो देखी होगी, क्या वाक़ई एआई रिप्लेस करेगी जैसे किसी भी फ़ील्ड में? अ, बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें एआई कभी भी ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है? और जिनमें रिप्लेस कर रहा है तो उनमें भी हमें मे बी ये क्या कहा जा सकता है कि वो अगर हमें रिप्लेस कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने हार मान जानी है या हमने उम्मीद छोड़ देनी है। हमें उसको सीख कर उसी की फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम एआई को सीख लेते हैं तो हम एआई की फील्ड में भी तो आगे जा सकते हैं ना। हम ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, हम अपना ज़ाती कोई कोडिंग ऐप बना सकते हैं, हम कोई एआई ऐप जनरेट कर सकते हैं। तो आगे बहुत सारी फील्ड्स हैं और एआई रिप्लेस कर रहा है, पर हर फील्ड में एआई रिप्लेस नहीं कर सकता ह्यूमंस को। कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो सिर्फ ह्यूमंस की हैं और ह्यूमंस की ही रहेंगी। ओके, आपका आंसर सुन के बहुत मुझे अच्छा लगा। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपने रेहान स्कूल जॉइन तो किया है 2 मंथ टीचर्स ट्रेनिंग की। वैसे आपने सुना होगा कि रेहान स्कूल का जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 1 ईयर का है और 6 लेवल है। क्या आप आगे भी कंटिन्यू करेंगी या 2 मंथ का ये कंप्लीट करके टीचर्स ट्रेनिंग और स्किप कर लेंगी? नहीं, इंशाल्लाह मैं आगे भी जाऊँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करूँ। अच्छा, आप अभी ये ट्रेनिंग ऑनलाइन ले रही हैं और आपके लिए ये जो रेहान स्कूल है डिफरेंट है। मैंने भी स्टडी की, मैंने 10th के बाद छोड़ दी थी, मुझे 6 ईयर हो गया। बट जो भी सीखा हूँ, इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ, जो भी रनिंग की हो वो रेहान फाउंडेशन के अंदर, रेहान स्कूल के अंदर ही सीखी। सो आपको क्या लगता है क्या चेंजिंग है रेहान स्कूल में बाकी स्कूल्स में? बाकी स्कूल्स में कॉन्फिडेंस को ख़त्म किया जाता है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जाता है। ये ह्यूज डिफरेंस है। वहाँ पे आपके अंदर कहते हैं कि कह सकते हैं कि आपको डराया जाता है, आपके अंदर से इस चीज़ को ख़त्म किया जाता है कि मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं अपने लिए कुछ कर सकता हूँ। और रेहान स्कूल में इस चीज़ को बिल्ड किया जाता है कि मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ अपने लिए, मैं कर सकती हूँ।
बच्चों को बोलते हैं आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आपके पास आप ठान ले कुछ चीज़ करने की। सो अगर आपको क्या डिफरेंस लगता है ट्रेडिशनल स्टडी में और रेहान स्कूल में है, जो ट्रेडिशनल स्टडी में नहीं है, जो रेहान स्कूल में है अच्छी है, और क्या चेंज करना चाहिए हमारी ट्रेडिशनल स्टडी है जो पाकिस्तान में एजुकेशन उसमें रेहान स्कूल को देख के? हमें स्टडी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, स्टडी करवाने के स्टाइल को चेंज करना चाहिए। अब बहुत से हम हर चीज़ में रट्टा लगाते हैं। स्कूल लाइफ में जैसे हमें एक पैराग्राफ रीड करवाया जाता था और बताते थे कि ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स खुद ढूँढ के, खुद कॉपीज़ पे लिख के और याद करके आने हैं। वो हम रट्टा तो लगाते थे, लेकिन हमें कुछ नहीं पता होता था कि उन क्वेश्चंस के वो क्वेश्चंस हमें क्या कह रहे हैं और उनके आंसर में क्या चीज़ है। हमें कुछ नहीं पता होता था। हमें प्रॉपर्ली बहुत मतलब अब मैं इधर आई हूँ तो मुझे पता चला है कि अच्छा प्रैक्टिकली भी कोई चीज़ याद कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी कुछ हो सकता है। हम सामने चीज़ को रख के भी प्रैक्टिकली करके भी उसे याद कर सकते हैं। हर चीज़ रट्टा लगा के नहीं होती है। और मुझे तो शुरू से ही रट्टा लगाना बहुत मुश्किल लगता है कि मतलब रट्टा लगाना है, रट्टा बहुत मुश्किल है। जब तक मुझे चीज़ समझ में नहीं आती, मुझसे वो टास्क, वो काम नहीं मुझसे हो पाता। हमेशा वो मेरा थोड़ा पीछे रह जाता है, थोड़ा पेंडिंग रह जाता है। तो यहाँ पे आके मुझे मतलब बहुत मज़ा आता है कि हर टास्क एक तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैं खुद कर रही होती हूँ हर चीज़ को, प्रैक्टिकली हर चीज़ को कर रही होती हूँ, तो हर चीज़ की बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो हमें अपने जो पाकिस्तान का ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है स्टडी का, हमें रट्टा सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। अच्छा, इट मीन्स कि आपको मेरी तरह स्किल बेस्ड स्टडी पसंद है, रट्टे वाली नहीं पसंद जो हमारे पाकिस्तान में चलती है। सो अगर आपके पास एक पावर हो चेंज करने पाकिस्तान की एजुकेशन में, तो क्या क्या चीज़ें होंगी आप चेंज करना चाहेंगी पाकिस्तान की एजुकेशन में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में? तो क्या चीज़ न्यू ऐड करना चाहेंगी जिससे हमारी स्टडी मॉडर्न हो, हम जदीदी जो चली आई टूल आ रही है वो सीखें और दुनिया के साथ बढ़ें? तो आप क्या चेंज करना चाहेंगी हमारी स्टडी में? मैं माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करूँगी हमारे स्कूल्स के, कि रट्टा लगा के और मतलब अच्छे मार्क्स लेके वक्ती तौर पे डिग्रीज लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमारे माइंड में वो चीज़ ना बैठ जाए कि हम क्या कर रहे हैं और हम इसे क्यों कर रहे हैं। आज देखें तो सबके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, लेकिन आप उनसे पूछो ना कि इन डिग्रीज आपने जो इतना इतना अरसा आपने इतना जो पढ़ा है, इसमें आपने क्या सीखा है, उन्हें कुछ नहीं पता होगा। उन्हें मतलब प्रॉपरली उनको इसका कोई भी उनके पास ऑथेंटिक रीज़न नहीं होगा। तो हमें अपने स्कूल्स के, अपने कॉलेजेस का माइंड सेट करने की ज़रूरत है कि हर चीज़ रट्टे से नहीं होती है, हमें प्रैक्टिकली भी कोई चीज़ करनी चाहिए। तो मैं शायद, अगर मेरे पास कोई सुपर पावर होती तो शायद मैं यही करती कि मैं रट्टा सिस्टम को चेंज कर देती। अच्छा, आपने माइंडसेट की बात की कि आपको क्यों लगता है माइंडसेट चेंज करना चाहिए? माइंडसेट चेंज होगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो जाएगा। ओके, आपने अच्छा आंसर दिया। माइंडसेट सारा गेम है माइंडसेट का ही, तो किसी भी चीज़ को चेंज करनी है तो माइंडसेट पहले चेंज करना चाहिए। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपने जो रेहान स्कूल के अंदर जो वाला वाली का कॉन्सेप्ट है, आपने अपने नाम के साथ वाला पीस वाली लगाया, तो इसका रीज़न क्या है? आपने किसको देख के पीस वाली लगाया? मैंने किसी को देख के तो नहीं लगाया, बट कह सकते हैं कि मुझे पीस स्प्रेड करना, काइंडनेस स्प्रेड करना पसंद है। मतलब पुरसुकून माहौल, इस वजह से भी मैंने अपने नाम के साथ पीस वाली लगाया था। आपको पुरसुकून रहना पसंद है इसलिए आपने अपने नाम के साथ पीस वाली लगाया। बट रेहान स्कूल में अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है वाला वाली का, इसका काम है कि आप उस पर वर्क करेंगी और इस पे इम्पेक्ट लाएंगी। वही बट तो आपने ये ऐड किया, तो आप कैसे चेंज करना चाहेंगे पाकिस्तान के अंदर, कैसे पीस लाएंगी? अ, अ, पाकिस्तान में एजुकेशन देके ओके, बच्चों को पहले बताएं कि सिखा के पीस पीस होता क्या है? अमन। किस अमन तो होता है, पीस वो तो मुझे पता है। बट आपकी नज़र में पीस क्या होता है? पीस में क्या चीज़ होनी चाहिए कि आपके लगे वाकई में पीस है? अ, प्रैक्टिकली
इतना तो शायद अभी मुझे भी नहीं पता। ओके, इतना सो डीपली। डीपली आपको नहीं पता, सो थैंक यू। मैं और क्वेश्चन करूँगा आपके पीस वाली के लिए। सो अगर आप पीस लाना चाहें तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे पाकिस्तान की माइंडसेट के अंदर, तो क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए तो आपको लगता है पीस आएगा हमारी आवाम में? आई थिंक एजुकेशन एजुकेशन बहुत मैटर करती है। अगर आप एजुकेशन दें, आप जैसे जो जो चीज़ें हम सीख रहे हैं, हम अपने ऐसे जूनियर्स को ये चीज़ें सिखाएं, उन्हें बताएं कि आप लोग क्या कैसे कैसे चेंज कर सकते हो, अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हो। हम उनके माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करें, उन्हें मतलब अपने ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से हट के एजुकेशन दें, तो हम अपने मुल्क में पीस कायम कर सकते हैं। जो आजकल जो माहौल चल रहा है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जो वॉर चल रही थी, उसमें कितने लोगों की जान गई, कितना कितना ज़्यादा नुकसान हुआ दोनों कंट्रीज़ का। तो अगर इसके बजाय अगर हम लोग सुकून तरीके से मामलात को हल करने की कोशिश करें, तो हो सकता है। अच्छा, मैंने दो कोट पढ़े थे, दो मशहूर शख्सियत हैं दोनों, दो एक बागी शख्सियत हैं। एक आपने सुना होगा नेल्सन मंडेला, तो उनका मैंने एक कोट पढ़ा था। तो वो कहते हैं अपने कोट में कि इंसान पैदाइशी जब पैदा होता है ना बच्चा, तो वो नफ़रत करना नहीं सीखता, उसको नफ़रत सिखाई जाती है। वो उसकी नफ़रत उसके माँ बाप सिखाते हैं, उसको उनको घर में मिलती है नफ़रत सीखना, उसके उस्ताद सिखाते हैं, उसके टीचर सिखाते हैं, इसको उनको बुक सिखाती है। रिलीजियस बुक कभी भी नफ़रत नहीं सिखाती। अगर कोई रिलीजियस बुक पढ़ता है वो नफ़रत करता है, फिर उसने रिलीजियस को फॉलो नहीं कि दुनिया में कोई भी रिलीजियस अमन की बात करता है, नफ़रत नहीं सिखाता। बट उसको नफ़रत, उसको जो रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ाते हैं वो नफ़रत सिखाते हैं। तो आई थिंक नफ़रत करवाना तो ये हमारे माशरे में हमारे घर से सीखा जाता है, हमें हमारे टीचर सिखाते हैं, हमें जो रिलीजियस स्टडी करवाते हैं वो हमें नफ़रत सिखाते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ चेंज करनी चाहिए हमारे लाइक माइंड सेट में, कि जो हमें नफ़रत सिखाई जाती है, हमारे जो अवाम में, हमारे जो मुल्क के अंदर बच्चों को नफ़रत की जाती है कि इंडिया बुरा है, वो फलाना मज़हब बुरा है। कोई बुरा नहीं होता, अच्छा बुरा हर मज़हब में होता है, हर कंट्री में होता है, हर कौम में होता है। तो इसलिए आप बेहतर बनने की कोशिश करें तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा दुनिया में कि हाँ, हम हमसे कोई सीखे कि ये कितने मिलजुल के अमन से रहते हैं खुद के अंदर। और एक और मशहूर शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान की करारदाद पास की थी सेंट जेम्स से, तो उसका मशहूर कोट है, मैं दोनों कोट को फॉलो करता हूँ। सो उनका एक कोट है कि वो सिंधी में है कि वो कहते हैं पंहिंजे अमन पंहिंजे मज़हब ऐं अक़ीदनि खे पंहिंजे मंदर ऐं मस्जिदनि ऐं घरनि ताईं महदूद रखो, जेकॾहिं ही रोडनि ते ईंदा त ही फसाद जो सबब बनते। ये सिंधी में मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। तो उनका कहने का मतलब है, जो आपका जो ईमान है, अक़ीदा है मज़हब का, हाँ, तो वो अपने मंदिर मस्जिद और घर तक महदूद रखें, इनको रोडों पे ना लाएं। तो ये जब रोडों पे आएंगे तो ये फसाद का सबब बनेंगे और लोग मरेंगे। सो अपना अक़ीदा अपने पास रखें, क्योंकि हमें खुदा को जवाब देना जाके अगर हम, तो इसलिए ये चीज़ अपने महदूद रखती है। तो मैंने दो कोड को मैं बहुत फॉलो करता हूँ और मैं खुद भी ह्यूमैनिटी को ऐसा फॉलो ही है। करता हूँ। सो ऐसा ही है। कहते हैं कि अगर आप मैं अगर आप दुनिया को बदलना नेक्स्ट चाहते हैं क्वेश्चन। ना, अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले खुद को बदलें। आप खुद को बदलेंगे, दुनिया ऑटोमेटिकली आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होने लग जाएगी। अपने पहले खुद को अमन पसंद करें, तो भी तभी आप दुनिया को अमन पसंद कर सकेंगे। और हर कोई भी रिलीजन जो है ना, वो इस चीज़ की परमिशन नहीं देता कि कत्लो गारत की जाए और दूसरे रिलीजन को हेट किया जाए। सब रिलीजन किसी भी रिलीजन में इस चीज़ की परमिशन नहीं है। सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो सर।
Sir, are you there? मीरा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी। एक्चुअली पता नहीं लैपटॉप को क्या हो गया, खुद से ये झपकी मार के बंद हो गया। हाँ, तो अगेन ऑन किया है, तो ये भी, ये कैमरा भी ऑन नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। एक मिनट ओके, में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको पता नहीं क्या हो जाता है, किस चीज़ की वजह से, मैं देख रहा हूँ इसको। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपकी जो आपको करना क्या अच्छा लगता है, ठीक है? मुझे गार्डनिंग और क्राफ्टिंग का काफ़ी शौक है। अच्छा, और और डिफरेंट है, बट ज़्यादा मोस्ट फेवरेट दो ही हैं मेरे। अच्छा, अगर आपको मौका मिले कहीं कंट्री घूमने का, 3 कंट्रीज़, तो कौन सी होंगी कंट्रीज़, और क्यों होंगे, आप क्यों घूमना चाहेंगे वो कंट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अपनी कंट्री को एक्सप्लोर करना पसंद करूँगी। और इसके अलावा टर्की, क्योंकि टर्की एक हिस्टोरिकल प्लेस है और इस्लाम की काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री टर्की से है। इस वजह से टर्की को, उसके अलावा सऊदी अरेबिया, अच्छा, जो आई थिंक हर वो तो मुसलमान की ख्वाहिश है। ऑब्वियसली मुझे पता है, एवरी मुस्लिम की कंट्री होती है को सऊदी अरब घूमे, मक्का और मदीना। सो इसके अलावा अगर ये तीनों कंट्री, आपने ये बोला कि हमारी रिलीजियस पॉइंट से यहाँ पे होती है, तो इस वजह से मैं घूमना चाहूँगी। उसके अलावा 3 कंट्रीज़ और होगी जो आप घूमना चाहें? और 3 कंट्रीज़, और वो क्यों? आई डोंट हैव मच आइडिया कि मैं और कौन-सी कंट्री घूमूँगी। आपको नहीं सोचा पता? नहीं। सोचा नहीं, ऐसे ही नहीं, इतनी, ऐसे घूमने के लिए तो काफ़ी कंट्रीज़ हैं, इतनी बट कंट्रीज़ है रीज़न दुनिया में, 200 प्लस कंट्रीज़ है। आप 2-3 तो आपने बता दी, उसके अलावा भी 200 कंट्रीज़ रहती हैं, कोई ना तो कोई, आपने 50 कंट्रीज़ का तो नाम आपको आता ही होगा, तो नहीं, उसमें ही किसी। घूमना तो है डिफरेंट कंट्रीज़ में, लेकिन साथ आपको पता भी तो होना कि आपने उन कंट्रीज़ में क्यों घूमना है, उन कंट्री की क्या स्पेशलिटीज़ हैं, जिनको आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। हाँ, होती आई है ना, थिंक आपको कुछ तो आपको पता होगा ना, दुनिया में इतने चाइना। टॉप 10 कंट्रीज होती है, जिसमें अमेरिका आती है, इंडिया आता है, रशिया आता है, चाइना आता है, फ्रांस आता है, यूके आता है, दुबई आता है। दुबई तो वैसे कंट्री नहीं है। उसके अलावा इटली आता है, बहुत से कंट्रीज है, जापान आता है, जापान टॉप पे टेक्नोलॉजी में आता है। तो इतने सारे हाँ, कंट्रीज हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो 10 कंट्रीज के बारे में पता होगा, इस मुल्क में ये चीज़ अच्छी है, तो आप वो घूमना चाहती हैं। अ, चाइना। वो क्यों? और चाइना चाइना तरक्की में बहुत आगे है। उसका क्या रीज़न है, वो जानने में मुझे काफ़ी दिलचस्पी है। और इसके अलावा चाइना के अलावा यूके, क्योंकि यूके स्टडी के मामले में बहुत अच्छा है। वहाँ की स्टडी वहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट कंट्रीज़ से जाते हैं स्टडी के लिए, स्टडी बेसिस पे। और इसके अलावा
जापान जापान अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से जाना जाता है, और जापान ही वो कंट्री है जिसने जहाँ पे कार्स बनती हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में इम्पोर्ट होती हैं। और इसके अलावा सही है। जो जापान जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उसकी टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है दुनिया में। सो आपको जापानीज़ कार आपने कहा, तो आपको जापान की कौन-सी कार अच्छी लगती है? जापान बहुत खूबसूरत कंट्री है। इसके अलावा एक और है, मुझे नाम भूल गया कंट्री का। जापान में अगर आप जाओ तो आप डिफरेंट सीज़न में वहाँ पे डिफरेंट कलर्स के ट्रीज़ देखोगे, जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं वहाँ पे। इस वजह से भी, और वहाँ का जैसे मुझे हिस्ट्री, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ की हिस्ट्री जानने में मुझे अक्सर होता है इंटरेस्ट, तो मेबी मैं वहाँ की जाके हिस्ट्री भी पढ़ूँगी और वहाँ की टेक्नोलॉजी भी। जी, बिल्कुल। जापान दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री, जैसे आपने अपने नाम के साथ पीस वाला ऐड किया, पीस वाली, तो दुनिया सबसे ज़्यादा जो पीस है वो जापान के रहते हैं। और जापान दूसरी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब उनके ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी, उनकी दो बड़े सिटीज़ हैं, उन पे जब एटम बम फेंका गया, उनके बाद उन्होंने एक लाइक कहते हैं ना कि कसम खा ली हो कि आज के बाद हम अपना जो पैसा है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, पाकिस्तान हो गया, डिफरेंट कंट्रीज़, वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है ड्रोन्स में, वो असले में, जो जंग के सामान होते हैं, चीज़ें उसमें उसमें यूज़ करते हैं। जापान उस टाइम से कसम खाई थी कि मैं अपनी जो जितनी भी कंट्री को डेवलप करने में, टेक्नोलॉजी में आगे करूँगा, तो वो अपना जो है ना डिफेंस में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करता, और टेक्नोलॉजी में अपने मुल्क को बेहतर बनाने में। वहाँ में इतना पीस है कि एक तरत को भी ऐसे नहीं काटते हैं, और इतना पीस है कि बहुत इतना पीस है कि वो अपनी कंट्री से बहुत वफादार है। दुनिया में अगर कोई कंट्री में सबसे ज़्यादा अपने कंट्री से जो वफादार है तो जापानीज़ है। वहाँ पे इतना पीस है, और क्रिएटिव है, उनको वो कभी तासुब की बात नहीं करते हैं, और वो न्यू उनका बच्चे बच्चे न्यू चीज़ें बनाने में मसरूफ़ रहते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे जापान बहुत दुनिया। सारे क्रिएटिव माइंड्स हैं। इसी वजह से तो वो टेक्नोलॉजी में इतने आ गए, वहाँ पे बच्चे भी अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं हर चीज़ में। वहाँ पे हर चीज़, मतलब वहाँ पे आपको आप जाओ तो वहाँ पे आपको डिफरेंट वेरियस एज के बच्चे मिलेंगे, बट आप उनकी इंटेलिजेंस को बीट नहीं कर सकते, नॉर्मल वहाँ के बच्चे भी। अच्छा, हमें जापान से क्या सीखना चाहिए? जापान से सबसे बड़ी बात जो आपने खुद कही कि पीस, हमें पीस सीखना चाहिए। जहाँ पर बाकी कंट्रीज असले अपने बना रही हैं और डिफरेंट चीज़ों में मतलब जंग, हर छोटी सी बात हो गई तो जंग कर लो, इस कंट्री से जंग कर लो, उस कंट्री से जंग कर लो, सबसे बड़ी बात तो ये। और दूसरी बात ये कि वो अपने मुल्क की डेवलपमेंट में कितना काम करते हैं, उन्हें अपने लोगों के लिए कितनी फ़िक्र है। वो अपने लोगों के लिए इतना कुछ बना रहे हैं ताकि उनके उनके लोगों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो, अपने मुल्क में रहते हुए उन्होंने इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अपने लोगों को दी हुई है। ये मतलब बाकी कंट्री सीखना चाहिए और समझना चाहिए, पीस कायम करना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है हर मुल्क के लिए, सिर्फ़ पाकिस्तान या किसी और कंट्री के लिए नहीं, सब कंट्रीज़ के लिए, पूरी दुनिया के लिए। जापान एक सामने ज़िंदा मिसाल है सबके लिए कि अगर आप खुद चाहो ना तो आप पीस कायम कर सकते हो। अगर आप खुद चाहो तो आप अपनी कंट्री की डेवलपमेंट कर सकते हो। आप अपनी कंट्री को आगे लेके जा सकते हो तरक्की में। ओके, आपने बिल्कुल अच्छा आंसर दिया, और हमें जापान से पीस सीखना चाहिए, और जापान से हमने एक लेसन भी लेना चाहिए कि उनके ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटम बम फेंके गए थे, वो एटम बम आज के एटम बम के 10% भी नहीं है, उससे भी छोटा बम था। फिर भी उन्होंने बहुत से शहर तबाह हम बर्बाद कर दिया था। आज भी वहाँ पे 80 ईयर्स हो गए हैं उस एटम बम को वहाँ पे उधर मीन्स के वो हादसा हुए हुए। आज भी वहाँ पे जो लोग हैं जो अपाइज पैदा होते हैं, किसी की आंखें नहीं होती, किसी के हाथ वगैरह आप देते हैं ना, और अपाइज होते हैं, पैदा होते हैं, वो वाले अभी भी पैदा होते हैं, तो इसलिए हमें उससे लेसन लेना चाहिए सबसे ज़्यादा। ऐसा ही हमारी तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमारा ये होगा कि आप क्या बनना चाहती हैं फ्यूचर में, आपके ड्रीम्स क्या हैं? अ, मैं एक डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। डिज़ाइनर, बस ग्राफ़िक डिज़ाइनर बस बेसिकली। बस ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहती है।
अच्छा। नहीं, ताकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट आ जाता है ना, क्या अगर आप साथ अपना बिजनेस चाहो तो वो बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो इससे रिलेटेड। ग्राफिक डिजाइनर में आप अगर इस फील्ड में आते हो तो आप एक अच्छे एडिटर बन सकते हो साथ में। इस अगर आप ये काम शुरू कर देते हो तो साथ आप अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट, कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मुझे साथ कोडिंग में भी इंटरेस्ट है, तो मैं अगर कोडिंग को आगे सीखती हूँ, जैसे मैं सीख रही हूँ और मैं मजीद आगे सीखती हूँ, तो मैं अपने अपना ज़ाती ऐप बना सकती हूँ। तो इस तरीके से डिफरेंट फील्ड्स में आगे जा सकती हूँ। और जैसे अभी मैं सोच भी रही हूँ साथ-साथ कि मैंने और क्या करना है इसके साथ। क्योंकि ग्राफ़िक डिज़ाइनर के साथ और भी बहुत सारी फील्ड्स आप जोड़ सकते हो। और मुझे बेसिकली जैसे बिज़नेस में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं आगे जाके अपनी कोई ऑनलाइन मार्केटिंग स्टार्ट कर सकती हूँ। 25 मिनट का इंटरव्यू होता है, तो आप आपने क्वेश्चन आंसर ऐसे देती है तो फिर मज़ीद क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपने अभी यहाँ पे बात की मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग 2 टाइप of होती है। एक हमें कहते हैं, एक ऑनलाइन मार्केटिंग है जो हमें हमारी सदियों से मार्केटिंग चली आती है, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऑफलाइन होती है। तो आप बताएँ, आजकल जो लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन करते हैं और ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, तो ऑनलाइन मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है? उसके क्या बेनिफिट्स हैं? अ, ऑनलाइन मार्केटिंग आजकल, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग सब करने लग गए ना, इसी तरीके से अब ऑनलाइन शॉपिंग भी करने लग गए हैं। लोग बाहर जाके कम शॉपिंग करते हैं, अब घर में बैठ के लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तो इसके लिए और बेनिफिशियल ये इसलिए है कि आप एक तो आप घर में बैठे हो, घर में बैठे-बैठे आप एक तो आप कमा भी सकते हो, और कमा भी रहे हो, आपको क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट भी आ रहा है, आप सेल भी कर रहे हो, और आप डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर रहे हो एक साथ ही। आप अगर अपना बिज़नेस कर रहे हो, तो आप साथ-साथ देख सकते हो कि इस मार्केट में और क्या चीज़ इन है, लोग क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं। आप उसको साथ उस उन सब चीज़ों को देख के उनसे इंस्पायरेशन हासिल करके आप अपने काम में डेवलपमेंट कर सकते हो। तो इस जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है, इसी तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत आम हो गई है। जी, बिल्कुल, आपने कहा ऑनलाइन मार्केटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप अपनी प्रोडक्ट अपने सिटी तक महदूद नहीं रख सकते, अपने इलाके तक महदूद नहीं रख सकते, आप ग्लोबली सेल कर सकते हैं। आप अपने पाकिस्तान में किसी डिफरेंट सिटीज़ में भी अपने जो प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हैं। आपकी मार्केटिंग बढ़ेगी, आप अपनी प्रोडक्ट से जान चाहोगे, आपकी अर्निंग बढ़ेगी। ऑनलाइन मार्केट के बहुत बेनिफिट्स हैं, और इसलिए आजकल ऑनलाइन मार्केट लोग ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जाते हैं। मेरा खुद का ड्रीम है कि मैं टेलर वाला हूँ, तो मैं एक्सपर्ट हूँ मेडिकल स्क्रिप्ट में, तो मेरा भी ड्रीम है कि ऑनलाइन मैं अपना बिजनेस करूँ। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, आपने कहा मुझे सबसे पहले पाकिस्तान घूमना है, पाकिस्तान एक्सप्लोर करना है, तो आप वैसे आप मैंने मुझे नहीं पता आप कहाँ से, तो आप ये भी बता दें आपका ताल्लुक कहाँ से है, और आप पाकिस्तान पहले क्यों घूमना चाहते हैं, और पाकिस्तान में सबसे अच्छी जगह, अच्छी चीज़ और अच्छा सिटी क्या लगता है? आपको लगता है मुझे ये सिटी अब घूमने चाहिए? मैं बेसिकली गुजरात से हूँ, और मुझे पाकिस्तान इसलिए पहले एक्सप्लोर करना है क्योंकि अपनी कंट्री है, आपको अपनी कंट्री से शुरुआत करनी चाहिए पहले। और हमारी कंट्री बहुत खूबसूरत कंट्री है। हमें अगर जैसे जो लोग हैं जिनको नेचर बहुत पसंद है, कुदरती चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो उनके लिए पाकिस्तान किसी जन्नत से कम नहीं है। पाकिस्तान एक निहायत ही खूबसूरत कंट्री है, तो मुझे भी नेचर से बहुत प्यार है। तो मैं इस वजह से पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहूँगी। पाकिस्तान के डिफरेंट एरिया जैसे हुंज़ा वैली है, नारान, कागान, और इस तरीके से और भी डिफरेंट प्लेसेस हैं, पहाड़ हैं, कश्मीर है। इस तरीके से डिफरेंट प्लेसेस हैं जिनको जहाँ पर आप जा सकते हो, जिनको एक्सप्लोर कर सकते हो। आप पाकिस्तान की ब्यूटी को देख सकते हो, हमारे बड़े शहर हैं। हाँ, आपने बिल्कुल कहा, आप पाकिस्तान बहुत बड़ा है, हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। और आपको आप एक पीस वाली है, तो आपको एक चीज़ आपका ये भी टास्क होना चाहिए, आपका इंडिया और पाकिस्तान में पीस करना चाहिए, कि इंडिया और पाकिस्तान दुनिया के वाहिद कंट्री है, अफगानिस्तान और साथ आप बांग्लादेश को भी मिला दें, तो ये दुनिया का एक वक्त में एक इकट्ठा कंट्री था, एक ही कंट्री था। और दुनिया पूरी में अगर यूरोप को पूरा घूमना हो और इन तीनों कंट्री को इकट्ठा घूमना हो, तो पूरा यूरोप इन तीनों कंट्री के साथ आ जाते हैं। यहाँ पे पहाड़ भी है, डेजर्ट भी है, और समंदर भी हैं,
किसी कंट्री के पास अपना समुद्र नहीं होता, हमारे पास समुद्र भी है, हमारे बर्फीले पहाड़ भी है, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स हैं हमारे पास, और बहुत चीज़ें मुझे खुद को नहीं याद आती। सो मुझे उम्मीद है कि आप ये पीस कहाँ लाएंगी और हमारे ये जो इंशाल्लाह। डिशेज है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, अच्छा आपके इतने सारे फेवरेट कंट्रीज हैं, तो मैं आप लास्ट में मुझे मेरे ऑडियंस को और मुझे कोई लाइक एडवाइस देना चाहें तो फिर हम इस इंटरव्यू को यहाँ पे ऐड करते हैं। एडवाइस मैं यही देना चाहूँगी कि फोकस ऑन योर गोल्स, अपने गोल्स पे फोकस करें, आगे बढ़ें, क्योंकि हमें अपने कंट्री को डेवलप करने की ज़रूरत है, हमें अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हम यूथ हैं इस कंट्री के। ओके, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच, आप आपने अपना प्रीशियस टाइम मुझे दिया पॉडकास्ट के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी है, मैंने आपको पहले इंटरव्यूज़ के लिए कहा था तो लेट हो गया, किसी इश्यूज़ की वजह से तो नहीं कर पाया। और वैसे भी इंटरव्यू का टाइम होता है 25 मिनट्स का, मैंने आपको 12 मिनट्स एक्स्ट्रा लिए तो उसके लिए भी सॉरी। सो मिलते हैं अगले किसी अमेजिंग गेस्ट के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह हाफिज़ मेरा। अल्लाह हाफ़िज़।